हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ आखिरी खत नॉवेल का लास्ट एपिसोड। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। अहद से मेरी मुलाकात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। वो भी ब्राइट लॉ का स्टूडेंट था। हम वतन होने के साथ साथ दोनों में बहुत जल्दी दोस्ती का रिश्ता परवान चढ़ने लगा था। वो दिन ब दिन दोस्ती गहरी और मजबूत होती जा रही थी। हम दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। वो दिन बहुत अच्छे थे जो बहुत जल्द ही गुजर गए। तालीम पूरी होते ही हम दोनों साथ साथ ही वतन आ गए थे। वो मुंबई ठहर गया और मैं अपने घर आ गया, लेकिन हम दोनों ने राब्ता रखा था। वो अक्सर दिल्ली आया करता था क्योंकि वहाँ उसके मामू का घर था और मामू के घर में उसकी मोहब्बत थी, जिसका जिक्र करते हुए उसकी आंखें जगमगा उठती थीं। वो अक्सर मुझसे अपनी और तुम्हारी बातें किया करता था। वो एक खूबसूरत दिन था। बादल आसमान पर बरसने के लिए तैयार थे। मैं तेज़ तेज़ कदमों से अहमर आर्ट काउंसलिंग की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था जब अपनी दोस्त ईशा के साथ बातों में गुम सीढ़ियों से उतरते हुए अचानक ही तुम्हारा पाँव फिसला था। इससे पहले कि तुम गिरती, मैंने तुम्हें थाम लिया था। ये एक गैर इख्तियारी था। मकसद सिर्फ तुम्हें गिरने से बचाना था, लेकिन न जाने किस लम्हे तुम मेरे दिल में उतरती चली गईं। तुम और ईशा तो शुक्रिया अदा करके चली गईं, लेकिन मैं न जाने कितनी ही देर वहाँ खड़ा रहा। रेहान ने एक लम्हे के लिए रुककर जोया की तरफ देखा। मैं तुम्हें जानता नहीं था, मगर जानना चाहता था। पहले ही लम्हे मुझे अपनायत का एहसास हुआ था, जैसे जन्म जन्म से मैं तुम्हारी तलाश में था। मुझे अपनी तलाश खत्म होती महसूस हुई। ऐसे लगा जैसे अब तक बेमकसद ज़िंदगी जी रहा था। वीराने में चुपके से बाहर उतर आई थी। अहद से फ़ोन पर रब्ता किया और उसे अपनी कैफियत बताई तो वो बात सुनकर बहुत हंसा। यार, पहले अता पता तो मालूम कर लो, वो हंसकर बोला। पता कैसे मालूम करता? बस हर जगह हर मुकाम पर बेमकसद मारा फिरता रहा कि शायद तुमसे सामना हो जाए। और फिर एक दिन मैकडोनाल्ड से निकलते हुए मैंने तुम्हें देखा। उस दिन मैंने बहुत गैर अखलाकी हरकत करते हुए तुम्हारी गाड़ी का पीछा किया और तुम्हारे घर तक जा पहुंचा। मैंने मामा को भी बता दिया। मामा तो इस बात पर खुश थी कि मुझे भी किसी लड़की ने इम्प्रेस किया। मामा ने मुझसे तुम्हारे घर का एड्रेस लिया। वो संजीदगी से तुम्हारे घर जाने के लिए बाबा से बात कर रही थी कि अगले ही दिन अहद ने मुझे फ़ोन किया कि वो दिल्ली आया हुआ है और अपनी माँ के साथ आया है। कहने लगा, यार तुम तो अपनी लैला को ढूंढ रहे हो, हम तो अपनी लैला के हाथ में अपना नाम लिखवाने आए हैं, उसे हमेशा के लिए ले जाने के लिए। ये सब कहते हुए अहद की आवाज़ में खुशी की खनक थी, अधखिले गुलाबों की महक थी, जज्बों की शिद्दत थी। मुझे बहुत रश्क आया उस पर। वेरी सरप्राइजिंग यार। कब? बहुत जल्द, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बहुत अच्छा सा डिनर करते हैं किसी अच्छी सी जगह से। ओके, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने कहा। थोड़ी देर बाद वो आ गया तो हम दोनों बाहर डिनर के लिए जा रहे थे जब मैकडोनाल्ड के सामने अहद ने ब्रेक लगाए और मुझसे कहा, तुम जोया से मिलना चाहते थे रेहान? हाँ बिल्कुल, ज़रूर मिलूँगा, मैंने कहा। वो देखो, अहद ने इशारा किया। वो तुम थी जो ईशा के साथ चली आ रही थी। मैं समझा अहद ईशा की बात कर रहा है। मालूम करने पर इशारा तुम्हारी तरफ था। दिल में कुछ बहुत ज़ोर से टूटा था। मैं अपनी कैफियत को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। चलो उतरो, मिलवाता हूँ तुम्हें जोया से। तुम दोनों गाड़ी में बैठ रही थी। यार, फिर कभी मिल लेंगे। अब तो तुम्हारे हवाले से मिलता रहूँगा। मुझे अपनी ही आवाज़ अजनबी लगी। अहद ने कंधे उचकाए और गाड़ी चला दी। अभी तो मोहब्बत की सीढ़ी पर पहला ही कदम रखा था कि फिसलकर मुंह के बल आ गिरा था। चोट इतनी शदीद थी कि किसी पर चैन नहीं आ रहा था। कैसी तकदीर लिखी थी खुदा ने। दोनों दोस्तों को एक ही डोर से बांध दिया था, अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल की तरफ चलाया था। बड़ा सितम हुआ था। अपनी मंगनी की खबर अहद ने फ़ोन पर ही दी थी। दिल ने कहा, जो तकदीर में लिखा उसे तुम मिटा नहीं सकते। धीरे धीरे जख्मों पर फुरंड आने लगे, लेकिन ज़रा से छेड़ने पर फिर तकलीफ़ देने लगते थे। मैं किसी हद तक अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। मामा को मैंने सब कुछ सच बताकर तुम्हारे घर जाने के लिए मना कर दिया था। धीरे धीरे वक्त आगे गुजरा, लेकिन कुछ ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ था। न जाने तकदीर हमारे साथ क्या खेल खेल रही थी। 25 फरवरी की वो सियाह रात मुझे आज तक याद है, जब अचानक अहद मेरे पास आया। उसे देखकर मैं सकते में आ गया। हड्डियों का ढांचा बना हुआ था मेरा दोस्त। उसकी आंखों की कंदलियाँ मद्धम पड़ी हुई थी। मुझे शदीद शौक लगा। और जब उसने बताया कि उसका ब्लड कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है, डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं। मुझे मालूम है सब बेकार है, लेकिन मैं आखिरी
कोशिश करना चाहता हूँ। डॉक्टर विलियम ने लंदन बुलाया है, वो सब कुछ टूटे लहजे में बता रहा था। अहद मेरे यार, मायूसी की बातें मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। हम लंदन में अच्छे से अच्छे डॉक्टर कंसल्ट करेंगे, और अब तो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बस तुम मायूस मत होना, मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा। रेहान वो हल्के से हंसा। मेरे यार, चिराग को आंधी और तूफानों से तो बचाया जा सकता है, लेकिन जिस चिराग के अंदर ही से तेल खत्म हो जाता है, वो उस चिराग को कोई नहीं बुझाता, वो खुद ही बुझ जाता है। ज़िंदगी की दीवार अपने बोझ से ही गिर जाती है। ये उसका मुकद्दर है। ज़िंदगी को अगर बाहर से ख़तरा हो तो उसकी हिफाजत की जा सकती है, अगर ख़तरा अंदर ही से हो तो क्या किया जाए? सांस खुद ही रुक जाती है, दिल खुद ही बंद हो जाता है, बस यही मुकद्दर है। वो ना जाने क्यों इतनी मायूसी की बातें कर रहा था। यार, दुआएं तकदीर बदल भी तो देती हैं, मैंने उसे हौसला दिया। अहद ने उदास नज़रों से मेरी तरफ देखा। रेहान, तकदीर बदलने की ख्वाहिश और कोशिश ज़रूर होती है, लेकिन उसे तब्दील करना मुमकिन नहीं होता, मुकद्दर नहीं टल सकता। अहद यार, क्या बात है, बहुत फ़लसफ़ा आ गया है तुम्हें? मैं शायद उसको या खुद को भुला रहा था। नहीं यार, ये तो बहुत सादा सा नज़रिया है। बहरहाल मेरी बात को गौर से सुनो। तुम्हें मेरे साथ लंदन जाना है। मैं आखिरी वक्त में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ कि वो समझते रहें कि मैं बाहर हूँ। कम से कम वो सारी उम्र इंतज़ार तो कर सकते हैं। मेरी बीमारी की खबर तो उन्हें जीते जी मार देगी। वो मेरा यार ये सब कहते हुए बिखर रहा था। और ज़ोया? मैंने पूछा। ज़ोया के नाम पर एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, ज़ोया से मैं 6 महीने पहले ही मंगनी ख़त्म कर चुका हूँ। जब मुझे अपनी बीमारी का पता चला था, एक साया सा उसके चेहरे पर लहराया था। क्या ये क्या कह रहे हो तुम यार? हाँ रेहान, ये ज़रूरी था। वो बहुत पागल लड़की है, मेरी मौत का सुनकर जान दे देगी। उसका फ़िलहाल बेखबर रहना ही बेहतर है। अहद, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। अहद हल्का सा मुस्कुराया, एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट। क्या तकदीर मेरे साथ सही कर रही है? यार, फिर भी उसे बता तो दो। वो क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में? बदगुमान हो गई होगी वो तुमसे। मैं ना जाने क्यों ऐसा चाहता था। यही तो मैं चाहता हूँ, वो उदासी से बोला। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर करते क्या फिर रहे हो। मैं अजीब कश्मकश का शिकार हो रहा था। एक और सबसे ज़रूरी बात, जो तुम्हें मेरी हर सूरत माननी है। बोलो, वादा करो कि इसे मेरी आखिरी वसीयत समझकर करोगे। अहद ने हाथ आगे बढ़ाया। मैंने अहद की हालत देखते हुए बेख्याली में ही उसका हाथ थाम लिया था। फिर अहद ने मेरी मामा को तुम्हारे घर मेरा रिश्ता लेकर भेजा था, और जब तक हाँ ना करवा ली उसे चैन नहीं आया था। मैंने इस तरह तो नहीं चाहा था, लेकिन वादे की जंजीर ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहता था। शादी की तारीख उसके कहने पर 3 माह बाद की रखी गई थी। सब कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा था। बाहर जाने से पहले हम आखिरी बार अहद के घर गए। उसने अपने अब्बू और अम्मी से बहुत माफ़िया मांगी, लेकिन वो ज़ोया से मंगनी ख़त्म करने पर अहद से बहुत खफा थे। अहद की अम्मी का ख्याल था कि वो अपने भाई और भाभी और अम्मा को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अहद के अब्बू ने अहद की 6 महीने से शक्ल नहीं देखी थी। मेरी सिफारिश के बावजूद वो दोनों अहद से नाराज़गी दूर नहीं कर पाए थे। वही अहद को तुम्हारा गुड बाय कार्ड मिला था। मुझे वो दिन आज भी याद है। अहद कार्ड देखकर इतना रोया था कि शायद उसने अपनी मौत पर बहाए जाने वाले सबके हिस्से के आंसू खुद ही बहा दिए थे। वो लम्हा लम्हा टूटकर बिखर रहा था, और मैं उसे समेटने की कोशिश में खुद टूट रहा था। हमें लंदन आए हुए 16वां दिन था। डॉक्टर विलियम बहुत भागदौड़ कर रहे थे। सारे काबिल डॉक्टर्स उसने इकट्ठे किए हुए थे। वो अहद को हर कदम पर उम्मीद दिलाता था, लेकिन मुझे पता था ये सब अहद को तसल्ली देने के लिए हैं, वरना मेरी उससे तफसीली बात हो चुकी थी। कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। 17 मार्च वो अहद की आखिरी रात थी। हॉस्पिटल में अपने बेड पर लेटे हुए उसके हाथ में तुम्हारा आखिरी ख़त था। वो बार बार ख़त को पढ़ता और रो पड़ता। उसकी हालत बिगड़ रही थी। मैं घबराकर डॉक्टर को बुलाकर लाया। डॉक्टर चेक करने के बाद मुझे एक तरफ ले गया और कहा, रेहान, अहद से आज दिल खोलकर बात कर लो। मुझे लगता है वो हमसे रूठ रहा है। डॉक्टर विलियम की आवाज़ में गहरा दुख था। वो अहद की जवान मौत को बुरी तरह महसूस कर रहा था, और मेरा वो हाल था कि काटो तो खून नहीं बदन में। मेरा यार मेरे सामने मौत के मुंह में जा रहा था, और मैं बेबस तमाशाई की तरह उसे मौत के शिकंजे में जाता देख रहा था।
میں نے عہد کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور تمہارا کارڈ میرے ہاتھ میں دے کر بولا، یار یہ نظم میری قبر کے نیم پلیٹ پر لکھوا دینا اور شادی کے بعد زویا کو میری قبر پر ضرور لانا۔ کچھ عرصے بعد اسے صبر آ جائے گا اور اسے اتنی محبت دینا کہ وہ مجھے بھول جائے۔ محبت سے بڑا اور کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ میرے اقرار پر وہ ایسی گہری نیند سویا کہ میرا رونا چلانا بھی اسے واپس نہ لا سکا۔ اتنے بڑے غم کا پہاڑ میں نے اکیلے ہی اٹھایا۔ ڈاکٹر ولیم کا کندھا اگر مجھے نہ ملتا تو شاید یہ دکھ مجھ سے سہا نہ جاتا۔ اس نے میری بہت مدد کی۔ میں نے صرف اور صرف اس کی نصیحت پر عمل کیا۔ تم یقیناً اسے بے وفا اور ہرجائی سمجھتی ہوگی، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے تم سے محبت کی تھی اور میں نے بھی تم سے محبت کی ہے۔ ریحان نے زویا کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ شادی کے بعد میں تمہارے رویے کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ میں تمہارے احساسات کو سمجھتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بہت کچھ خود ہی ٹھیک کر دیتا ہے اور پھر سچی محبت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ یہ اپنا آپ منوا کر ہی رہتی ہے۔ میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ ہاں، اس وقت کا انتظار کروں گا جب میری محبت کی طاقت تمہیں خود میری طرف لائے گی، اور مجھے اپنی محبت کی طاقت پر ایمان ہی نہیں، مان بھی ہے۔ زویا پتھر کا بت بنی ایک ٹک ریحان کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو اتنی تیزی سے بہہ رہے تھے کہ سارا دامن آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ آنسوؤں کے بیچ اس نے صرف اتنا کہا، ریحان پلیز، مجھے ابھی عہد کی قبر پر جانا ہے۔ اور ریحان نے بغیر کچھ کہے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے ان راستوں پر ڈال دی جو قبرستان کی طرف جاتے تھے۔ عہد کی قبر کے سرہانے زویا نے اتنی دیر آنسو بہائے تھے۔ عہد، تم نے اچھا نہیں کیا، مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں۔ جو مجھے اپنے دکھ میں شریک کرتے۔ یہ کیسی محبت تھی تمہاری، یہ کیسی چاہت تھی۔ زویا نے گولڈ کی چین جو عہد نے اسے دی تھی گلے سے اتار کر عہد کی قبر کے سرہانے رکھ دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریحان، ہمیں حسنہ آنٹی اور صمد انکل کو بتا دینا چاہیے، انہیں صبر آ جائے گا، ورنہ تو وہ ساری عمر انتظار کی سولی پر ہی لٹکے رہیں گے، اور انتظار سے زیادہ مشکل چیز اس دنیا میں کوئی دوسری نہیں۔ اور پھر امی اور ابو، دادی اماں، سب جو حسنہ پھپھو سے خفا ہیں، ان کی ناراضگی بھی ختم ہونی چاہیے۔ پھپھو تو بالکل تنہا رہ گئی ہیں۔ زویا اپنی پھپھو کے غم پر سسکی تھی۔ ریحان، جو بڑی دیر سے خاموش کھڑا تھا، زویا کی بات پر ہاں میں سر ہلایا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ زویا نے ایک نظر عہد کی آخری آرام گاہ کو دیکھا، جھک کر ہاتھ لگایا اور پھر سیدھی ہوئی۔ آنکھ سے ایک آنسو گر کر مٹی میں جذب ہو گیا تھا۔ 1 مہینے بعد وہ اپنے وطن لوٹ رہے تھے۔ زویا کسی حد تک اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ واپسی کا سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ کہنے کے لیے دونوں ہی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آخر ریحان نے ہی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، زویا کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ زویا نے نہیں میں گردن ہلا دی۔ زویا، میں نے عہد سے کیے ہوئے وعدے کو نبھایا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ میں نے تم سے سچی اور کھری محبت کی ہے، اور محبت میں نے عہد سے پہلے کی تھی۔ میں تمہیں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ عہد کو بھول جاؤ، لیکن یہ ضرور چاہوں گا کہ میری محبت کو نظر انداز نہ کرو۔ تمہارا رویہ، تمہاری بے رخی مجھے مار ڈالے گی۔ پلیز دوبارہ مرنے مرانے کی بات مت کرنا۔ زویا نے بے ساختہ پن سے کہا تو ریحان نے گاڑی کو ایک دم بریک لگائے۔ ایئرپورٹ جانے کے لیے وہ ہوٹل کی گاڑی سے نکلے تھے۔ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ محبت اپنا آپ خود منوا لیتی ہے، اسے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو بہت مان ہے نا محبت کی طاقت پر؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، بہت ہے۔ تو پھر میں آپ کا مان توڑنا نہیں چاہتی، زویا نے دھیرے سے کہا، اور آئندہ مرنے مارنے کی بات مت کیجیے گا۔ آواز میں ایک اپنائیت تھی۔ ریحان کے دل میں اطمینان اترتا چلا گیا۔ مقدر جیت گیا تھا۔ تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ناول؟ اگر پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل SR ناول اسٹوڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ہی ملتے ہیں نئے ناول اور نئے کریکٹروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔